ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विदिशा जिले के एक पुराने कांग्रेसी और निष्ठावान कांग्रेसी कमल सिलाकारी जी को विदिशा जिले की कांग्रेस कमेटी की डोर सौंपी है। कमल सिलाकारी जी विदिशा जिले में एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो मन, वचन और कर्म से कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं, चूंकि कांग्रेस उनके संस्कारों में। कमल सिलाकारी विदिशा जिला कांग्रेस के ऐसे सर्वमान्य नेता हैं जिनसे जिले भर के किसी भी नेता को शायद ही कोई दिक्कत हो। सिलाकारी जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी ही है जिसमें किसी भी नेता को तो क्या, किसी कार्यकर्ता को भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिलाकारी जी विचारधारा के कांग्रेसी हैं और बचपन से लेकर आज तक विचारधारा के साथ खड़े रहे। नेता आते रहे और जाते रहे। कांग्रेसी संस्कृति में पले बड़े होने से कांग्रेस के सैद्धांतिक संस्कार उनके साथ बचपन से ही थे। आज भी उन्हीं संस्कारों के साथ कांग्रेस को लगातार आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं। छात्र राजनीति से अपना करियर आरंभ करने वाले कमल सिलाकारी के लिए यह क्षण प्रेरक रहा जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी द्वारा उन्हें छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में शपथ दिलाई। इंदिरा कांग्रेस की स्थापना के बाद उन्होंने बिना देर किए इंदिरा जी के नेतृत्व का साथ थामा। जिला कांग्रेस का यह वह दौर था जब सिलाकारी जी हमेशा ही किसी न किसी जिम्मेदारी को निभाते कांग्रेस के मंचों पर दिखाई देते थे। सिलाकारी जी के व्यक्तित्व का सबसे धनात्मक पक्ष है कि सकारात्मकता और विकास के मुद्दों को लेकर उनको विरोधी राजनीतिज्ञों से भी कोई बैर नहीं रहा। पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी हों या पूर्व विधायक मोहर सिंह हों या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सिलाकारी ने जनहित के हर काम में जो सहयोग हो सकता है हमेशा किया है। रोटरी क्लब और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करने को राजनीति के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी उन्होंने माना और कमजोर तबके के लोगों के बीच जाकर सहयोग करते रहे। एक सफल रणनीतिकार और एक सफल व्यापारी के रूप में सिलाकारी जी ने अच्छी छवि तैयार की। उद्योग एवं व्यापार से जुड़े संचालनों की बात हो अथवा सामाजिक संगठनों के मैनेजमेंट की बात, सिलाकारी जी ने अपने मिले दायित्व को बखूबी निभाया। जिला कांग्रेस कमेटी के संचालन में उनकी भूमिका कितनी निर्णायक रहेगी यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन एक बात तो निसंकोच कही जा सकती है कि यदि कांग्रेस और नेता चाहेंगे तब विदिशा में परिणाम भले ही कुछ भी रहें, लेकिन एक अनुशासित और समर्पित संगठन तो सिलाकारी जी के नेतृत्व में खड़ा किया ही जा सकता है। अग्निमित्र के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। आज हम विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी जी के साथ हैं। विदिशा जिले के कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस द्वारा विदिशा जिले के विकास के लिए किए गए कार्यों पर हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां कांग्रेस के साथ निर्मित हुई, हमारी सरकार को एक षड्यंत्रपूर्वक तरीके से चुनी हुई सरकार के साथ और धोखा भी हुआ कांग्रेस के नेताओं के साथ। हमारे कमलनाथ जी के साथ जो धोखे से उनकी सरकार गिराई गई, तब मुझे लगा कि नहीं, इस समय कांग्रेस में अपनी आवश्यकता है। वैसे हम लोग तो शुरू से कांग्रेसी, हमारी ये दूसरी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, लेकिन जब चैलेंज होता है, क्योंकि इंदिरा जी के कठिन समय में भी हम लोग सड़कों पे आए थे और कांग्रेसी तो हम लोग पहले से हैं, लेकिन हम इंदिरा जी के समय से हम सक्रिय हुए और छात्र जीवन से हमने शुरुआत की थी और कांग्रेस के उसमें हमने सक्रिय तभी हुए जब इंदिरा जी का इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा जी का संकट का दौर था। आज जिन परिस्थितियों में जी कांग्रेस अध्यक्ष का पद आपको मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं पार्टी को जिले में पहले आपके संगठन को? देखिए, कार्यकर्ता, देखिए अभी हुआ ये, यहाँ भी वो उसी का प्रभाव था कि चूँकि अध्यक्ष जो थे हमारे हमसे पूर्व में, वो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ गए,
तो कांग्रेस इस समय अध्यक्ष का पद खाली था। कार्यकर्ता को एक अपने ऊपर कोई संरक्षक नहीं था, कांग्रेस के लिए चलाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में कांग्रेस को हमारे बनने के बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कम से कम कांग्रेस के पार्टी के लिए काम आ रहा हूँ और कार्यकर्ताओं को हम एकजुट करने में हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होते हैं ये बात की बात है, लेकिन अभी हमारी पूरी मेहनत और हमारा फोकस इसी पे है कि हम कांग्रेस को खड़ा करें। पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आपको अपने अंदर क्या लगता है कि आप किन कारणों से पार्टी संगठन को अच्छी दिशा दे पाएंगे? देखिए, पार्टी ने मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों को भेजकर और यहाँ सर्वे भी कराए थे, नेताओं से भी चर्चा की और उन्होंने इस काबिल मुझे समझा। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने ये देखा कि जो ये दल बदल की जो इस समय वर्तमान में परिस्थिति चल रही है, ये कोई भी नेता कभी भी किसी भी दल में चला जाता है स्वार्थवश, तो उनने समझा होगा कि पुराने कांग्रेसियों को ही मौका दिया जाना चाहिए, जिनके संस्कार में कांग्रेस के वो हैं जीवाणु, या जो संस्कारित कांग्रेसी हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे उपयुक्त उनने समझा, उनकी उस पर मुझे खरा उतरना। विदिशा जिले में कांग्रेस के कई धड़े हैं और आपके सामने भी मुझे लगता है ये चुनौती होगी। आप किस तरह से इनको संतुलित करेंगे? देखिए, मेरा करीब करीब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के स्थापित नेता रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा, हृदय मोहन जैन, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना, अब हमारे डॉक्टर मेहताब सिंह जी, हमारे शशांक भार्गव, इन सबके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि लगभग हर व्यक्ति के चुनाव के समय मैं वो सबसे आगे रहा और सबने मेरे पर भरोसा भी रखा है। शशांक भार्गव का तो मैं इलेक्शन एजेंट था, शशांक जबकि मेरा छोटा भाई है, लेकिन जब शशांक ने मेरे से कहा कि आपकी छवि इस तरह की है कि आपको कोई निर्गुट माना जाता है, तो मैंने उस चैलेंज को लिया और उसका हमें फ़ायदा भी मिला, हम जीते, विदिशा में जीते। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं किसी गुटबाजी से मैं सर्वथा दूर रहा, सबको सहयोग किया है, लेकिन कभी किसी का अहित नहीं किया। और कांग्रेस के काम के लिए हम सब सदैव तत्पर रहे शुरू से, तो उसका मैं समझता हूँ कि ये मेरे चयन में एक वो रहा होगा कारण। कुछ सालों से देखने में ये आया है कि पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उन पर काम लगभग ना के बराबर हुआ है और इसी कारण कार्यकर्ता का जो एक लगाव होता है पार्टी के साथ, वो टूटता जा रहा है। आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे सबसे पहले तो जो विचारधारा जो कांग्रेस की, एक्चुअली कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन था और हमें कार्यकर्ता को ये बताना पड़ेगा कि हमारे महान नेताओं का क्या त्याग रहा है और क्या उद्देश्य रहा है पार्टी को स्थापित करना। और पार्टी ने इतना बड़ा संग्राम, स्वतंत्र संग्राम जो था, उसमें गांधी जी के नेतृत्व में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो हमारे महान वरिष्ठ नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी, उनने परिश्रम किया, तब ये आज़ादी मिली। अब ये अलग बात है कि आज की पीढ़ी, वो पीढ़ी लगभग मैं समझता हूँ कि जिनको मालूम था कि कांग्रेस का क्या योगदान है, वो लगभग उसके सदस्य कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब इतना लंबा समय होता जा रहा है। नई पीढ़ी को ये नहीं मालूम, नई पीढ़ी को तो जो आज ये जो भी आपकी ये डिजिटल वो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो समझ में आता है, उल्टे सीधी बातें जो फैलाई जाती है, जैसे नेहरू जैसे महान देशभक्त को, जिसने कि आधुनिक भारत का निर्माण किया, उसको ही लोग उस पर प्रश्न लगाने लगे हैं। गांधी के में प्रश्न लगाते हैं। गांधी नहीं होता तो आज आपको भारत को, मैं समझता हूँ कि आज़ादी की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। आप अंग्रेजों की शासन से कैसे लड़ते हैं आप? उनने वो अहिंसा का एक रास्ता दिखाया, कम से कम खून करावे में आज़ादी दिलाई। अब सवाल वही है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये हम बता पाए और उसमें अगर हम सफल हुए, तो हमारा कार्यकर्ता फिर संगठन अनुशासित भी रहेगा
और एक महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करेगा। और जो सामने वाला हमारा जो दल है उससे उसकी जो भी वैसी जो रहती है विचारधारा, उससे निपटने में हम सक्षम हो पाए, ऐसा मेरा सोच है और हमारी कोशिश भी है। मेरा अभी यही है कि पहले तो मैं समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर रहे हैं हम, और उसके क्योंकि मुझे सब मालूम है, काफ़ी लंबा समय है मुझे कांग्रेस में सक्रिय हुए, मुझे करीब करीब जिले के सब कार्यकर्ताओं की नॉलेज है, उनकी कार्यप्रणाली से मैं जानता हूँ। तो मेरा अभी चयन में, बल्कि मैं देर भी इसलिए हो रही कि मैं अच्छे समर्पित कार्यकर्ताओं को हम चुनाव कर ले। और गुटबाजी तो थोड़ी बहुत, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि वर्तमान में अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि एक गुट के बाहर जाने के बाद मैं समझता हूँ कि अब कोई ऐसी बात हमारी पार्टी में नहीं बची है कि कोई बहुत हार्ड लाइनर गुटबाजी हो। लोग अब समझ चुके हैं, और कांग्रेस के लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि एक साथ रहने में ही फायदा है, और भाजपा को टक्कर दे सकेंगे अगर सब लोग अगर इसी सोच से आगे बढ़ेंगे। भैया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनके साथ काफ़ी संख्या में विधायक भी चले गए। आपको लगता नहीं है ऐसा कि यहाँ पर पार्टी की बजाय व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है कांग्रेस में, और इसका नुकसान भी कांग्रेस को होता है? देखिए, ये तो स्पष्ट है। अगर हमने सैद्धांतिक तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दिए होते बजाय के किसी नेता के आदमियों के, अगर आप जब भी कार्यकर्ता को टिकट दोगे तो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने में 10 बार सोचेगा, और अगर किसी व्यक्ति के आदमियों को आप टिकट दोगे तो जो सामने हुआ कि क्योंकि ये लोग उनसे, क्योंकि वो अपने नेता को फॉलो करते हैं। आत्मनिर्भरता की बात कही, हम जानना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता का यह प्रश्न पहली बार आया है या कांग्रेस के शासन में भी आत्मनिर्भरता को लेकर कुछ प्रयास किए गए? ये बड़ी हास्यप्रद बात है कि वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रही है। आत्मनिर्भरता हम उस समय मैं नहीं समझ पाता कि ये इस तरह की बात, जबकि निजीकरण की बात चल रही है। आप एयरपोर्ट को कर रहे हैं, आप रेलवे तक का निजीकरण का सोच रहे हैं, आप मतलब जो कांग्रेस सरकार के समय जो सार्वजनिक उपक्रम थे और उनको स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आत्मनिर्भर बने और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। कांग्रेस ने, अगर आप वहाँ से शुरू करें गांधी जी के उस जो आत्मनिर्भर भारत, मतलब वास्तविक कल्पना तो महात्मा गांधी की थी। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की। वो चरखा कोई ऐसे नहीं चलाते थे, चरखे के पीछे उनका ये था कि गरीब व्यक्ति कम से कम इतना अपना सूत बना ले वो कि अगर उसको अगर जरूर आवश्यकता पड़े तो वो अपना कपड़े भी बुन सके। लूम्स थे गांव-गांव में। आप देखिए विदिशा ज़िले में हम समझते हैं कि कुछ साल पहले तक एक कालीन बनाने का सरोन जो हमारा तहसील है उसमें अच्छे कारखाने हुआ करते थे, और न जाने कितने गरीबों को रोजगार था, और यहाँ का कालीन मशहूर था। कश्मीर में देखिए आप, कश्मीर का कालीन उद्योग मशहूर था, विश्व में मशहूर था। पब्लिक सेक्टर का नेहरू जी का जो सोच था, नेहरू जी को आज ये लोग, क्योंकि अब इनको जानकारी नहीं है और इनका सोच भी नहीं है, भाई नेहरू जैसे महान देशभक्त जिनको के शिल्पी कहा जाता है आधुनिक भारत का, नेहरू जी ने अगर सिंचाई योजनाएं, नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर की बड़े बड़े कारखाने, भिलाई स्टील प्लांट टाइप के या और भी बोकारो स्टील, तो इनका उद्देश्य कोई मुनाफा कमाना कभी नहीं रहा है। कांग्रेस सरकार में नेहरू जी की नीतियां थी, कभी मुनाफे को कमाने के हिसाब से नहीं किया। उन्होंने रोजगार उन्मुख कारखाने डाले, मतलब अधिक से अधिक युवा इंजीनियरों को, युवा टेक्नीशियंस को, गरीब मजदूरों को रोजगार मिले, तो उनका फोकस उस पर था कि उनकी जेब। देखिए आज वही चीज़ हो रही है। हमारे नेताओं ने ये किया था कि उस गरीब आम आदमी की जेब में पैसा डालो, सरकार की जेब में पैसा नहीं उनका प्राथमिकता थी। जब उस व्यक्ति, तो हमारी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही थी। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के जो आज के हमारे नेता कल्पना कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आप
सरदार पटेल की प्रतिमा, वो तक तो आप चीन की मदद से बनवा पाए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कुछ करते हैं, आपकी कार्यप्रणाली अलग है। आप बड़े बड़े उपक्रमों को, आप बैंकों का आप निजीकरण करने जा रहे हैं, उनकी इक्विटी में आप विदेशी उसमें बेचने जा रहे हैं। इधर तो आप मतलब देश को, मैं समझता हूँ कि देखने में ये आया है कि उद्योग के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, भाजपा की सरकार। आपको क्या लगता है, एक तुलनात्मक दृष्टि कांग्रेस के शासन में उद्योगों की स्थिति और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में उद्योगों की स्थिति क्या है? देखिए, मोदी जी की नीतियाँ, जो इनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये एक, गुजरात के बारे में लोगों को ये था कि गुजरात थोड़ा आगे है व्यवसाय में, लेकिन जब लोगों ने नज़दीक से देखा तो केवल एक ये शो किया गया कि हम प्रगतिशील विचारधारा के हैं और उद्योगों को हम बढ़ावा देने का हमारा सोच है। केवल एक शो था, बड़े बड़े मेगा शो वो हुए और धरातल पे अब उस पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये फेल क्यों हुए। फेल इसलिए हुए, सबसे पहले कोई विदेशी, कोई इन्वेस्टर अगर हिंदुस्तान में आएगा तो यहाँ का जो माहौल है, अगर सामाजिक वातावरण दूषित है, अगर आए दिन दंगे हो रहे हैं, आए दिन घुटन हो रही है, कोई प्रजातंत्र में कोई सवाल पूछना संभव नहीं है, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो बाद में आती है, पहले तो वातावरण आपका खराब है, अभी आप सुरक्षित नहीं है अभी यहाँ पर, तो करोड़ों रुपए की पूंजी वो कैसे लगाते, किसके भरोसे पे लगाते, जहाँ अगर न्याय भी नहीं मिल पा रहा है आदमी को, आम आदमी को, जहाँ इतने अब ये तो अब सामने ही है। दूसरा क्या है कि अप्रोच सही नहीं। इंदिरा गांधी ने, देखिए नेहरू जी की अप्रोच तो अलग थी, उनने तो पब्लिक सेक्टर में इतनी मजबूती दे दी थी कि रोजगार भी मिला लोगों को, और उन पर जो इंसिलरीज थी HCL वगैरह की, सैकड़ों युवा जिनकी इतनी ताकत थी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, इंसिलरीज में से उन्होंने रोजगार दिया, खुद भी रोजगार पाया और दूसरों को भी दिया। इंदिरा जी ने क्या किया कि इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। पहले क्या था कि केवल कुछ चुने हुए पैसे वालों को ही बैंक कर्ज देते थे, एक आम आदमी को बैंक का दरवाजा खुलना ये मुश्किल था। इंदिरा जी ने बैंक राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी को बैंक का दरवाजा खोल दिया। बैंक उद्योगों के लिए तो बढ़ावा मिले ही। मैं अभी आपको विदिशा का ही बताता हूँ, आप और कहीं मत जाइए। विदिशा में हमारे कई युवा, मतलब अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के नाम से कई लोगों ने ऋण लेके और अपने उद्योग स्थापित किए हैं। उनमें हमारे कई नेता भी हैं। प्रतापानु शर्मा का ग्रुप था, एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स का ग्रुप था जो आज ये, और उन्होंने खुद को भी स्थापित किया और लोगों को रोजगार भी मिला वहाँ। ऐसे कई है। मेरा भी एग्रो सर्विस सेंटर था, मैंने भी इंदिरा जी की उस समय एक स्कीम आई थी एग्रो सर्विस सेंटर की, उसमें हमने अपना रोजगार भी किया। हम लोग नौकरी, पढ़े लिखे थे लेकिन नौकरी में नहीं गए, हमने अपना व्यवसाय किया। इंदिरा जी ने सब्सिडियाँ दी, और ऐसा नहीं था, पहले स्कीम बनती थी तो ये ज़रूरी होता था बैंक को कि वो कर्ज दे। ये नहीं है कि आपने यहाँ तो कह दिया कि बैंक कर्ज दे और इधर आपने बैंक को कह दिया बैंक कर्ज ही नहीं देते लोगों को। जो संपन्न है उसको बैंक कह रहा है कि और आप लोन ले लीजिए, जिसको वास्तविक आवश्यकता है उसको बैंक कर्ज नहीं दे रहा है। स्थिति ये है। और बाकी जो आत्मनिर्भर भारत की बात, मतलब कोरी बात से नहीं है भाई। ये तो आप पहले भाई बिजली होना चाहिए आपका। अब बिजली में ये देखिए कि सबसे पहले उद्योग के लिए बिजली के टैरिफ इतने अधिक हैं, जो आपकी जो भी वजह है अपन उसमें नहीं जाते, लेकिन बिजली है, उपलब्ध है, लेकिन आपकी जो उसको बिजली की सप्लाई इतनी दोषपूर्ण है। उद्योग में अगर आपकी निरंतर सप्लाई ना हो और उसको उद्योग में उसकी एक जो उसको पुसाना चाहिए बिजली का, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है आपको माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में दिक्कत है। आप देखिए कि एक दूसरा जो अपना रोड ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है, आप डीजल, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जमा सब जानता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि ये और टैक्स लगा देते हैं, एक्साइज बढ़ा देते हैं,
तो आप उससे, जबकि अगर अगर मान लीजिए कि वास्तविक उसकी कीमत पे जाए तो ट्रांसपोर्टेशन इतना कम हो जाए कि लोगों को पोसाने लगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट हम फिक्स करते हैं किसी भी वस्तु की, उसमें ये सब बिजली का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की ढुलाई है, आपके टैक्सेशन। भाई टैक्सेशन आपका 28% अगर जीएसटी लगाओगे आप किसी भी, कैसे सर्वाइव करेगा कोई आदमी? ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इसलिए आपका संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि वो किसानों की सरकार है, और ये कई बार उन्होंने प्रदर्शन करने का भी कोशिश की है कि उन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े कल्याणकारी काम किए हैं। कांग्रेस किस दृष्टि से देखती है इस पूरे विषय को, किसानों से जुड़े? देखिए, किसान को अगर आप देखें तो अकेले किसान की जो फसल है आप उसको ही अकेला एग्रीकल्चर नहीं माने, डेयरी उद्योग भी है। कांग्रेस का विचार देखिए आप कि अगर कोऑपरेटिव को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था, और कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले गुजरात में, मोदी जी तो खैर ये बहुत बाद में गुजरात के नेता बने हैं, इनके बहुत पहले अमूल, अगर आप जो जिसका दुनिया भर में सप्लाई है, अमूल का एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है वो, तो ये बहुत पहले कांग्रेस के उन नेताओं की, महान नेताओं की देन थी, और बड़ी सफलतापूर्वक हमने कोऑपरेटिव को किया। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल रहा। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट केवल कांग्रेस ने इसलिए मजबूत किया था कि उससे किसान का, उसको पैसा भी मिल जाता था, उसकी फसल को बेचने की भी उसको सुविधा थी। अब वो धीरे धीरे जो है उसमें थोड़ी सी उस चीज़ में गिरावट आती गई, और आज की परिस्थितियाँ तो ये है कि आज ये किसान की बात भले ही करें, लेकिन किसान का अगर आप वास्तविकता देखें कि उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी सरकार हो, जब तक कि जैसे आज कोई उद्योग है वो अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद तय करता है कि मुझे इस चीज़ की कीमत की लागत इतनी है और मैं इसको 5% मुनाफे में मैं ये निश्चित करता है, सेलिंग प्राइस खुद तय करता है। दुर्भाग्य हमारे देश का कि किसान हमारे और उसके प्रोड्यूस को, उसकी सेलिंग प्राइस किसान तय नहीं करता। उसकी सेलिंग प्राइस कौन तय करता है? बिचौलिए या मंडी तय करती है या व्यापारी तय करता है। तो उसके परिश्रम का मूल्य तय करते हैं दूसरे। अब ठीक है, सरकार बीच में है, सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि क्या उसका जो भी मूल्य निर्धारित। मैं समझता हूँ कि आज गेहूँ जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है अपने यहाँ, एक ज़माना हो गया कि गेहूँ की कीमत वही 1500-2000 के आसपास घूमती है, जबकि वो ट्रैक्टर जो 2 लाख का मिलता था आज वो 6 लाख का हो गया है। खाद की बोरी जो 50 रुपए की मिलती थी वो आज 400, 500, 600 रुपए की हो गई है। डीजल जो किसी ज़माने में 3-4 रुपए लीटर हुआ करता था वो आज समझ लीजिए आपके कितना महंगा हो गया, 60-70 रुपए का रेट जो भी है, अलग अलग राज्यों के हैं। मतलब किसान को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, कोई एक किसान को अकेला बीज की आवश्यकता नहीं है, बीज चलो उसका खुद का है, लेकिन किसान को जो बोनी में आवश्यकता होती है, इम्प्लीमेंट्स की, जो इक्विपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चरल, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो इतनी महंगी हो गई हैं। दूसरा क्या है कि किसान की जो हम उसकी फसल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए। हमारे ना तो कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका, अच्छा ऐसा नहीं कि भाई सब्जियां भी उसी में आती हैं, एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई हैं। सब्जी की इतनी बड़ी बात है कि अगर जो बेचारा, कई बार उनको फसल को फेंकना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई उसको फसल मंडी ले जाने में उसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, और उसको अच्छा, और वही चीज़ हम महंगे में खरीद रहे हैं। पहली दफ़ा किसान के चेहरे खिले हुए थे, कोई उसको इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई थी कि उसको नुकसान, लेकिन हम उसकी फसल को ही नहीं तोल पा। कहीं वो बारदाना नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पैसा नहीं है, कहीं कुछ है। तो ये तो भाई बहुत मतलब किसान के लिए बेचारों को दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि फसल अच्छी है लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो पा रहा। विदिशा जिले की कांग्रेस में आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि राजनीति में तब से लेकर आप अब तक आपने किन किन परिस्थितियों को सामने देखा और कैसे आप राजनीति में आगे बढ़े? ये मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कांग्रेस की रही है,
और ऐसे कांग्रेस परिवार से मैं सदस्य हूँ जहाँ मैंने जीवन भर केवल पिता को गांधी जयंती के दिन साल भर की खादी खरीदी जाती थी उनके द्वारा, और वो खादी ही पहनते थे, कभी कोई दूसरा कपड़े किसी और सूती कपड़ा भी नहीं, खादी ही पहनते थे। विचारधारा हम लोग, जबकि हम एक मतलब ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन हमारे यहाँ घर में कभी भी इस तरह की कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी। हमारे यहाँ धार्मिक माहौल रहा, पूजा पाठ ये वो बराबर होती रही, लेकिन पिता के साथ हमारे पिताजी के मित्रों में हर जाति और बिरादरी का और उसको बराबर उनका वो रहता था, और ये मेरा मतलब मैंने तब से देखा। दूसरा क्या था कि हम लोग चूँकि शुरू से ही, अब मैंने तो जब मैं बहुत छोटा था तो अभी ये लोगों को पता ही नहीं होगा कि किसी ज़माने में कांग्रेस का सेवादल भी हुआ करता था, सेवादल की शाखाएं लगती थी रामसाई जी के पीछे, क्योंकि हम उनके नीचे वाले स्कूल में पढ़ते थे, पीछे एक प्ले ग्राउंड था, तो हमने नीला हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज में हमने कांग्रेस की शाखा अटेंड की, जिसमें हमें राष्ट्रीय गीत और ये सब, और एक हमारे इंस्ट्रक्टर थी कोई उषा रील करके, मुझे अभी भी याद है, वो हम लोगों को ट्रेन करते थे, और हम लोग तो एक ज़माना कांग्रेस का ये भी था क्या, तो वहाँ से हम लोगों के संस्कार डेवलप हुए। फिर हमने हर लगभग कांग्रेस के जितने भी हम लोग जब छोटे थे तो फादर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, तो अक्सर हम मीटिंग्स होती थी। पहले क्या होता था कि पब्लिक मीटिंग बहुत होती थी कांग्रेस की, तो हम लोग ये राष्ट्रीय गीत हम गाया करते थे उसमें। मीटिंग के पहले राष्ट्रीय गीत होता था और समापन पे भी होता था जनगण मन आखिरी में, तो हम लोग गाते थे। तो हर चुनाव, मतलब पहले कांग्रेस जनता से ज़्यादा करीब रहती थी। हर चुनाव का मुझे अनुभव है। बैलों वाली जोड़ी, ये पहले सबसे पहले पुराने कांग्रेस का हमारा प्राचीन चुनाव चिन्ह था, तो हम बचपन में वो लगा के घूमते थे। फिर अनाज उड़ाता हुआ किसान और गाय बछड़ा, मतलब जितने भी हम लोगों का इतना लंबा समय रहा है कि हमने सब में, फिर इंदिरा जी के जो संघर्ष के समय में जो निशान आया, फिर असली कांग्रेस आई में मैं जब इंदिरा जी का वो समय आया, नई पुरानी कांग्रेस का थोड़ा सा एक विघटन हुआ, तो हम इंदिरा जी के साथ चले गए थे हम लोग। और जब छात्र जीवन से हम उस समय युवक कांग्रेस में हम लोग थे, प्रतापानु शर्मा सांसद हुए। पहले तो मैं छात्र राजनीति में उपाध्यक्ष बना जैन कॉलेज छात्र संघ का। उस समय ये अपने सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनने हमारे छात्र संघ की शपथ दिलाई थी, वो आए थे। इसके बाद प्रतापानु शर्मा, ये भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स का इन्होंने अपना वो बनाया था, उद्यम स्थापित किया था, पेस्टिसाइड फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद मुझे नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष बनाया। हालांकि उस समय कांग्रेस सत्ता में मुश्किल से 6-7 महीने रह पाई, मैंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसमें 2 प्रोजेक्ट उस समय हमने उसकी वो रख दी थी। हालांकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना हमारे पास ऑफिस ठीक से था, तो हम कुछ उस समय खास कर नहीं पाए थे। मुझे मैं कांग्रेस का जो पहली, बल्कि जिला कांग्रेस जब गठित हुई थी, कांग्रेस आई की, तो सबसे कम उम्र का मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर था। वो तब से हम जिला कांग्रेस में लगभग हर जिला कांग्रेस में पदाधिकारी रहा, कभी महामंत्री, कभी उपाध्यक्ष, कभी मतलब इस तरह से। आज भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था पिछली जिला कांग्रेस कमेटी में, और दूसरी सामाजिक उनमें भी रहा हूँ मैं, रोटरी क्लब वगैरह का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और जो सामाजिक संगठन उनसे जुड़ा रहा हूँ। तो कांग्रेस में मेरा बहुत लंबा वो है। और हर चुनाव में, खासतौर से जितने भी कांग्रेस के चुनाव हुए, जब कांग्रेस को जब लड़ाई होती है सामने वाले दल से, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि लगभग हर चुनाव में हम सक्रिय रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। और वो एक निर्णायक वो भी रहती है, और उसमें एक अपना व्यक्तित्व भी बनता है। और वो मैं समझता हूँ कि जब मेरा अध्यक्ष का चयन का समय आया होगा, तो ये बात ध्यान में रखी गई होगी कि ये चुनाव में कम से कम हर उम्मीदवार को साथ देते हैं। गुरबा जी अपनी जगह है, लेकिन हर उम्मीदवार के साथ हमने काम किया है, हर नेता के साथ मैंने काम किया है, और मेरे बहुत अच्छे संबंध लगभग आज भी सभी नेताओं से। विदिशा जिले की कांग्रेस का एक ऐतिहासिक स्थान रहा है देश की राजनीति में। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री,
इंदिरा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता विदिशा आते रहे। नए नेताओं में राजीव गांधी जी विदिशा आए और समय समय पर यहां कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं का यहां आगमन रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से वह परंपरा टूटती सी दिखी और यहां पर आने वाले कांग्रेस के नेताओं में कमी सी आई। उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि विदिशा जिले की जो कांग्रेस कमेटी थी उसमें इस बात का अभाव रहा कि वे ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पाते, वे संगठनात्मक ऐसी गतिविधियां आयोजित कर पाते जिससे कि ऐसे बड़े नेताओं को विदिशा बुलाया जा सके। और यही कारण रहा कि जब ऐसे नेताओं का यहाँ आना कम हुआ तो यह संगठन विभिन्न खंडों में विभक्त होता चला गया और जो एक परंपरा थी विदिशा जिले में कांग्रेस के संगठन की या केंद्रीकृत संगठन की, वो टूटती चली गई। लेकिन किस्मत से अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट कांग्रेस में हुए जिसमें फिर से एक उम्मीद जगी है कि कांग्रेस फिर से ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन आयोजित कर सके जिसमें ऐसे बड़े नेताओं को फिर से विदिशा की इस भूमि पर बुलाया जा सके।